इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हम लोग अक्सर बातों में एक मुहावरे की तरह बोलते हैं, पापी पेट का सवाल है। बोलते तो इसलिए हैं कि हम जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ गंवा रहे हैं, उसकी चर्चा जब करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा खान पान, रहन सहन, जीवनचर्या सब कुछ इस पेट पर आधारित है। ये पेट हमारी आर्थिक जिंदगी, हमारी सामाजिक जिंदगी, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी सबकी एक आधारशिला है। और इसलिए आज हम हेलो डॉक्टर में बात कर रहे हैं पेट संबंधी रोगों की। आज हमारे बीच हैं जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष नेपालिया। डॉक्टर सुभाष नेपालिया 25 साल से भी ज़्यादा SMS मेडिकल कॉलेज में रहे। डॉक्टर सुभाष नेपालिया SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे 5 साल तक। उसके बाद इस समय महात्मा गांधी अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और इनके निर्देशन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, DM भी कर रहे हैं। बड़ी हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई होती है, वो भी वहाँ हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ A1 टीवी के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, पेट की बीमारियों में मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के देखता हूँ। एक तो वो जो आम है, एसिडिटी, गैस, अपच, खट्टी डकारें वगैरह वगैरह वगैरह, जो ऑब्वियस है, दिखती रहती हैं और होती रहती हैं, और ओकेजनली होती है, ओकेजनली ख़त्म भी हो जाती है, टेम्परेरी एडॉक अरेंजमेंट हो जाता है उसका। एक मैं मानता हूँ लिवर संबंधी रोग। तो सबसे पहले आम लोगों की बात करें, आम समस्या एसिडिटी की। आपको मतलब घूमते हुए 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे साहब मेरे को एसिडिटी हो रही है, और एंटी एसिड लेने की प्रवृत्ति हो गई शुरू। सुबह पहले उठते हैं तो पेंटासिड DSR और ओमेज और ये कैप्सूल वो कैप्सूल, दवाई के सारे ज़िंदगी शुरू होती है, सुबह शुरू होती है आदमी की ज़िंदगी की। तो क्या एसिडिटी की वजह है होती है? क्या किसी बिना दवाई के भी एसिडिटी से निपटा जा सकता है? क्या करेक्टिव मेजर्स अपना सकता है व्यक्ति ताकि एसिडिटी उसको ना हो? आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। एसिडिटी की फीलिंग आदमी कंप्लेंट करता है जब उसको जलन होती है सीने में या पेट में ऊपर की तरफ। उस जलन को देखते हुए वो महसूस करता है कि उसको एसिडिटी है। और एसिडिटी होने का प्रमुख कारण आदमी का खान पान का समय सही नहीं होना, खान पान में जो खाता है उसका बैलेंस डाइट नहीं होना प्रमुख है जी। आदमी को एक ये भ्रांति है कि थोड़े थोड़े समय से खाते रहना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि जितनी बार वो खाएगा बॉडी की पाचन रस को, बॉडी के पित्त रस को पित्त बनाना पड़ेगा, और मशीन को बार बार चालू होना पड़ता है। इसलिए आदमी को तय कर लेना चाहिए कि वो दिन में 2 या 3 बार ही भोजन करे। नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, या सुबह शाम खाना जैसे पहले करते थे। और बीच में यदि जरूरत पड़े तो तरल पदार्थ कोई भी ले सकता है जी। तो एक तो संयम के साथ, समय के साथ भोजन लें। और दूसरा, भोजन का नेचर में जो है, एक तो वो चीज़ ना खाएं जिससे उसको सिम्टम हो, पहली बात। दूसरी बात, हाई प्रोटीन डाइट एसिड बनाता है जी। हाई प्रोटीन डाइट में नॉन वेज होता है, और वेजिटेरियन में हाई प्रोटीन डाइट में पनीर होते हैं, छोले, चना, राजमा, ये मोटी दालें जो होती हैं, ये हाई प्रोटीन में आती हैं। और हाई प्रोटीन डाइट एसिडिटी करता है जी। कई बार अपन शादी ब्याह में पनीर वनीर खा के आते हैं तो दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। हाई फैट के कारण खाना पेट में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है, और वो भी फिर खाना ऊपर आने की टेंडेंसी होती है, तो उससे भी आदमी को एसिडिटी की फीलिंग होती है। तो आदमी की डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, ये प्रेफर करना चाहिए आदमी को। तो उस आदमी को एसिडिटी नहीं। हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू जैसे है? आलू नहीं, नॉर्मल हरी सब्जी है, फल हैं, चावल हैं, चावल। और हाँ, चावल, आलू, हरी सब्जी, फल है ना। और जो भी खाएं, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। ये मिर्च मसालों का भी कोई संबंध है ज़्यादा मिर्च खाने से? या
कुछ मरीजों को ज़्यादा मिर्च खाने से तकलीफ़ होती है, तो वो अपने खाने में टाइट्रेट कर लें कि किस लिमिट तक उसको परमिजिबल है, ताकि सिम्टम्स नहीं हो, तो उस हिसाब से अपना भोजन को व्यवस्थित कर लें। अच्छा, जैसे नींबू खाते हैं या नींबू का रस पीते हैं, उसमें तो एसिड है नींबू में, लेकिन क्या नींबू से एसिडिटी होती है? नहीं, नींबू से एसिडिटी नहीं होती है, क्योंकि एसिड तो नॉर्मली स्टोमक में भगवान ने बनाया है जी। नॉर्मली एसिड से सबसे पहले डाइजेशन होता है, जो अपन खाना वही पचाता है। खाने का सबसे पहला पाचन डाइजेशन एसिड के द्वारा ही होता है, और बाद में जब वो आंतों में जाता है तो वहाँ पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के मिलन से उसका डाइजेशन होता है। तो एसिड इज एसेंशियल फॉर बॉडी। तो एसिडिटी पर से उससे नहीं होती, पर किसी को फूड इंटॉलरेंस है, कोई सिट्रस फूड से इंटॉलरेंस है, तो वो सूट नहीं करता है, तो जिसको जो चीज़ सूट नहीं करे वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये आमतौर पे क्या अनिद्रा से भी एसिडिटी होती है? अनिद्रा या स्ट्रेस से? यस, स्ट्रेस से तो होती है। स्ट्रेस से बॉडी स्ट्रेस में आती है तो ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होता है, और नींद पूरी लेना तो बहुत ज़रूरी है। यदि आप रात भर ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो आपका सारा सिस्टम अंडर स्ट्रेस होता है और उससे एसिडिटी ज़्यादा होती है। जी, तो नींद भी पूरी होनी चाहिए और स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, और खान पान का संयम होना चाहिए, संयमित भोजन होना चाहिए, पूरी रात की नींद होनी चाहिए। जी। ऐसा कहते हैं कि आप पानी खूब पी लो तो एसिडिटी कम हो जाती है? नहीं, पानी पीने से वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है जी। तो जिनको पानी पीने से रिलीफ आता है तो पानी पी ले, पर एज सच ज़्यादा पानी पीने से कोई एसिडिटी का कोई संबंध नहीं होता। नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो एसिडिटी जब हो जाए तो करना क्या चाहिए? बहुत सारे लोग तो वो कुछ आते हैं पाउचेज वो डाल लेते हैं, किसी चीज़ के लिम्का पी लेते हैं कुछ। नहीं, एसिडिटी हो जाए तो आपको ठंडा दूध ले सकते हैं, आप एंटासिड नाम की दवाई ले सकते हैं, और आजकल तो दवाई की जगह एसिडिटी कम करने की बहुत तरह की गोलियां आती हैं जो आपने बताई हैं, वो डॉक्टर की सलाह के द्वारा ली जा सकती है। जी जी जी। कई लोग तो सुबह उठते ही लेते हैं पेंटासिड DSR, दिन ही इससे शुरू करते हैं। नहीं, बेस्ट टाइम पेंटासिड DSR और ओमेज लेने का 15 to 20 मिनट्स बिफोर फर्स्ट मील ऑफ द डे। अच्छा, मतलब सुबह के पहले खाने के 15 मिनट पहले लें, नाश्ते के 15 मिनट पहले, और सेकंड डोज यदि रिक्वायरमेंट है तो लास्ट मील डिनर के 15 मिनट पहले। जी जी। ऐसा नहीं कि उठते ही और चाय के पहले भी पी लिया। नहीं, खाली पेट इफेक्टिव नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब कि खाली पेट काम नहीं आती, उतना काम नहीं आती। डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी की वजह से सरदर्द भी हो जाता है क्या? वेस्कुलर हेडेक हो जाता है कईयों को। एसिडिटी होने से कई बार वेस्कुलर हेडेक कई लोग कंप्लेंट करते हैं, तो यदि एसिडिटी को ट्रीट करने से उनके हेडेक में आराम आता है तो ऐसे मरीजों को एसिडिटी ट्रीट करना चाहिए। भूखे ज़्यादा देर रहने से, खाना नहीं खाने से, 3 बजे 4 बजे दोपहर का खाना खा रहे हैं तो हाँ, उससे स्ट्रेस, बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, तो जब बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है। जी जी। तो आपके जीवन को आपको नियमित करना चाहिए, रेगुलर आपको 2 या 3 बार भोजन करना चाहिए, और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत एक मिथ है कि प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा मजबूत बनोगे। नहीं, मजबूत तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, जी। पर एक आदमी ग्रोथ होती है 22-23 साल तक, तो 22-23 साल तक यदि उसकी जो ग्रोथ हो जाती है उसके बाद उसकी फिजिकल ग्रोथ कम होती है आदमी की, तो उसके बाद आदमी को ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक ये भी फिनोमिना है कि चाय ज़्यादा पीने से एसिडिटी होती है या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से एसिडिटी होती है? कॉफ़ी से ज़रूर ज़्यादा एसिडिटी होती है, और चाय भी, कोई भी भोजन आप ज़्यादा लेंगे तो वो फूड इंटॉलरेंस का काम करती है, तो उससे एसिडिटी होने की संभावना रहती है। जी जी, पर कॉफ़ी से तो होती है? कॉफ़ी से तो होती है, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड स्टिमुलेटर है, एसिड सिक्रीटर। तो ऐसी स्थिति में जब गैस बन जाती है इससे, कॉफ़ी चाय से, तो वो भी हार्ट का दर्द भी उसमें? हाँ, वो फिर वो गैस बन जाती है तो डायफ्राम को प्रेस करती है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। कई बार तो वो आदमी होता गैस का दर्द है और वो समझते हैं कि अटैक आ गया। जी जी, ये कन्फ्यूजन और हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये गैस की बीमारी एसिडिटी के साथ ही चलती है या गैस अलग से कोई बीमारी है गैस होने की? नहीं, अलग से बीमारी नहीं। देखो, गैस आदमी कब कहता है, जब वो या तो मुंह से ज़्यादा पास करे, उसको कहते हैं एरोफेजिया, या उसके मल द्वार के द्वारा गैस ज़्यादा निकले, उसको कहते हैं फ्लैटुलेंस। तो फ्लैटुलेंस की तकलीफ तो वो होती है कि मोस्टली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जब छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, तो बड़ी आंत में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, तो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर या जो फूड उसको टॉलरेट नहीं किया, बड़ी आंत में जाके बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट होता है, तो उसको फ्लैटुलेंस ज़्यादा होती है। तो ऐसे आदमियों को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर आलू चावल नहीं खाने चाहिए ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, है ना।
और जिनके बेल्चिंग होती है, मुंह के द्वारा गैस ज़्यादा निकलती है, बेल्चिंग होती है, वो यूजुअली साइकोजेनिक इन ओरिजिन होती है। उसके लिए आदमी को एसिड कम करने की दवाई के साथ साथ एंग्जाइटी कम करने की भी दवाई दी जाती है। अच्छा अच्छा जी, एंग्जाइटी की वजह से ज़्यादा होती है, ऊपर से जो गैस निकलती है मुंह से जो डकारें लेते हैं, खट्टी डकार, लेडीज अधिकतर होती हैं जिनमें डकारें, एरोफेजिया, बेल्चिंग जो होता है जी जी, उसमें उनको फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स साथ में एसिड कम करने की दवाई के साथ दी जाती है। डॉक्टर साहब, ये पेट की आंतें साफ होना, आदमी का मोशन क्लियर हो, उसका क्या संबंध है गैस से? नहीं, देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत एक इज ए हॉलो पाइप, हॉलो ट्यूब, और अपन बात करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, तो जितनी बार भी अपन बात करते हैं, सांस लेते हैं, एयर को swallow करते हैं, वी आर swallowing एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है, वो एयर डाउन द लाइन इंटेस्टाइन में छोटी आंत और बड़ी आंत में जाती है। तो वो रबर ट्यूब यदि कहीं बीच में कोलैप्स हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है जी, जैसे पिचक जानी, कोई रबर ट्यूब पिचक गई, तो पहले वाली जो रबर ट्यूब है वो थोड़ी फूल जाती है, तो पेट में आफरा आ जाता है। जी जी, आफरा आ जाता है तो मरीज को लगता है मेरे गैस बनी, फिर वो आफरा, जब रबर ट्यूब वापस सही पोजीशन में आती है तो गैस पास हो जाती है, उसको आराम आ जाता है जी, तो सोचता है कि मेरे गैस ज़्यादा बन रही है, जबकि वास्तव में गैस ज़्यादा बनती नहीं है। नॉर्मल गैस ही जब रुकाव हो जाता है तो वो आदमी को गैस की फीलिंग होती है, दबाव बना लेती वो। जी हाँ। जी जी जी, तो एसिडिटी और गैस के बारे में आपने बताया, और हम छोटी आंत बड़ी आंत इन पर भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे डॉक्टर सुभाष नेपालिया से। पेट के रोगों पर बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष नेपालिया से पेट के रोगों पर। डॉक्टर साहब, ये छोटी आंत और बड़ी आंत, इनकी कार्यप्रणाली पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लोगों को, दर्शकों को पता लगे। देखिए, छोटी आंत लगभग 30 फीट लंबी होती है और इस पेट के अंदर 30 फुट लंबी। हाँ, और उसका मेजर काम जो खाना अपन खाते हैं उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, और बड़ी आंत का मेजर काम पानी का एब्जॉर्प्शन, जो खाना अपन खाते हैं वो छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, और वो जब तक बड़ी आंत में पहुंचता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में करीब 2 लीटर के करीब लिक्विड बड़ी आंत में रोजाना हर खाने के बाद पहुंचता है, और वो 2 लीटर फ्लूइड पूरा का पूरा बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है, और करीब 200 ml के करीब फ्लूइड फीकल मैटर के साथ हम स्टूल के द्वारा पास करते हैं। तो बड़ी आंत का फंक्शन मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करना है, छोटी आंत का फंक्शन मेनली फूड को डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को दोनों को एब्जॉर्ब करने के सारे काम छोटी आंत करती है, और बड़ी आंत बचे कुचे पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो डॉक्टर साहब, ये खाते तो एक ही मुंह से हैं, पानी अलग चला जाता है, और वो नहीं जाता तो डाउन द स्ट्रीम एक ही लाइन में, छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में अच्छा, जाता है, पर पानी तो जितना छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है, बचा कुचा पानी सारा बड़ी आंत में जाता है। जी जी, पानी जल्दी पहुंच जाता है लिक्विड होने की वजह से। जी, और खाना जो है वो पानी की मतलब लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जाता है। फूड जो होता है वो उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम सॉलिड फूड का 2 घंटे है जी जी, मैक्सिमम। तो 2 घंटे के बाद सॉलिड फूड जो अपन खाते हैं वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में डिलीवर हो जाता है, और फिर वो अपने इंटेस्टाइनल मूवमेंट के साथ बड़ी आंत तक पहुंचता है। फिर वो आंतों से ही वो रस बन के सारा शरीर में जाता है। जी हाँ, आंतों में वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं जी, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके सबसे पहले ब्लड के द्वारा लिवर में जाते हैं जी, और लिवर में उनका मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। दवाई भी जो लेते हैं वो सबसे पहले लीवर में जाती है, वहाँ ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट के अनुसार ब्लड के द्वारा सारी बॉडी में एनर्जी और प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट मीट आउट होती है। तो इसको थ्रो करने का काम लिवर करता है। लीवर करता है। लीवर में पहले डाइजेशन और डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वो ब्लड के द्वारा हार्ट में जाता है, और हार्ट के द्वारा ब्लड के द्वारा ही सारा जो ब्लड सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसके द्वारा ये सारे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, कैलोरी, एटीपी, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी सब बॉडी में। तो डॉक्टर साहब, कितना भी अच्छा खा लो आप जी और कितना भी अच्छा आंत पचा ले, जी, असली रोल तो लीवर का हुआ कि वहां जाकर के वहां ये सब बनती है चीजें अलग अलग, मेटाबॉलिज्म होता है, हाँ, और फिर वो खून में जाता है। हाँ, तो वो काम जो कन्वर्ट करके खून में भेजने का वो लीवर करता है। वो लीवर करता है, इसलिए लीवर को पावर हाउस कहते हैं बॉडी का। जी, बॉडी का पावर हाउस है, उसका स्वस्थ रहना जरूरी। जी हाँ, उसका स्वस्थ रहना जी। अब आ जाते हैं लीवर पे डॉक्टर साहब, जी हाँ, क्योंकि वो भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का विषय है। डॉक्टर साहब, लीवर को लेके एक तो कॉमन बीमारी है, पीलिया हो गया। जी हाँ, तो पीलिया बचपन से सुनते आए, बच्चों को तो हो ही जाता है पीलिया होते, 5 दिन के बच्चे को, 7 दिन के बच्चे को पीलिया हो जाता है।
और उसका अलग तरह से उपचार होता है, नैनो लैब होती है उसमें। अब बड़े लोगों को भी पीलिया होता है तो पूरा शरीर भी पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ जाते हैं। पीलिया के क्या लक्षण है, आदमी को कैसे लगेगी पीलिया? कोई पेट दर्द होता नहीं है उसमें शायद? नहीं, पीलिया देखो ऐसा है, हर उम्र में, किसी भी उम्र में हो सकता है। हर उम्र में पीलिया होने के कारण अलग अलग होते हैं जी। जैसे न्यू बॉर्न को पीलिया हो जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है, हर बच्चे को कई बार हो जाता हाँ है। जी। इमेच्योर बच्चे होते हैं जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनके थोड़ा ज़्यादा होता है। और वो पीलिया होता है जो बिलिरुबिन नामक पिगमेंट है ब्लड में, बिलिरुबिन नामक पिगमेंट है, वो ब्लड में होता है और वो लीवर में जाके कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट होने के बाद वो पित्त की नलकी के द्वारा आंतों में आता है और स्टूल के द्वारा पास होता है। इस रास्ते में यदि कहीं रुकावट आ जाती है या वो बिलिरुबिन लीवर में कॉन्जुगेट नहीं हो तो पीलिया हो जाता है और ब्लड में बढ़ जाता है। जी। तो लीवर में बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं यदि रुकावट है लीवर के अंदर या पित्त की नलकी में आगे जाके कहीं रुकावट है तो पीलिया हो जाता है। जी। अब ये पीलिया बड़े आदमी को भी हो जाता है? जी हाँ। तो क्या इसका कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ है? बड़े आदमी में पीलिया होने का प्रमुख कारण हेपेटोट्रोफिक वायरसेस हैं जो लीवर को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है जो फीको ओरल रूट के द्वारा शरीर में संक्रमित होते हैं। आप जो अशुद्ध पानी पी लेते हैं, अशुद्ध पानी, अशुद्ध खाना, हाँ, है ना, उस हिसाब से ये बॉडी को संक्रमण करते हैं। ए और ई, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड के द्वारा संक्रमित होते हैं। यदि आदमी कोई इन्फेक्टेड नीडल के कांटेक्ट में आ जाए, इन्फेक्टेड ब्लड के किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाए और उसके स्किन पे कोई अब्रेजन हो तो वो ब्लड के द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड किया जाता है हेपेटाइटिस बी और सी का। डॉक्टर साहब इसमें कहते हैं हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा सीरियस है? हेपेटाइटिस बी और सी सीरियस इसलिए समझा जाता है क्योंकि इनमें से करीब 30% तक, 5 से लेकर 30% तक मरीज क्रॉनिक स्थिति में चले जाते हैं। इसमें ये इन्फेक्शन बहुत लंबा, क्रॉनिक 6 महीने से ज़्यादा यदि हो जाता है कोई भी इन्फेक्शन ब्लड में हेपेटाइटिस बी और सी का, तो हम उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। और जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो लीवर को क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होने की संभावना रहती है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। तो एक बार क्रॉनिक डिजीज़ लीवर के हो जाए तो वो तो अच्छी एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है कि हम नहीं चाहते कोई आदमी के लीवर क्रॉनिकली इल हो। इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी का समय रहते इलाज करना चाहिए और उससे समय रहते बचना भी चाहिए। पता कैसे लगे कि आपको हेपेटाइटिस हो गया? कोई सिम्टम्स? नहीं, यदि आपको पीलिया होगा तो पता चल जाएगा। अदरवाइज कई बार पीलिया नहीं होता, उसकी भूख बंद हो जाती है ना, उसको खाना पाना अच्छा नहीं लगता, शरीर लिस्टलेस हो जाता है, जिसमें अपने मारवाड़ी में कहते हैं सरदा नहीं है, मैलेज। हाँ, जी। मैलेज जिसको कहते हैं सरदा नहीं है, वो स्पेसिफिक सिम्टम होता है लिवर डिजीज का जी। तो उससे पता चलता है। डॉक्टर साहब ये जो सिरोसिस है, लीवर जो होता है वो फाइबर का हो जाता है। इसमें मैंने सुना है कि लीवर जो बहुत ही मुलायम सी चीज होती है, डनलप जैसी, वो फाइबर की होती जाती है, सिकुड़ती चली जाती है। और इस सिरोसिस की वजह से जो पोर्टल वेन्स होती है, खून को लेके घूमती है हमारे शरीर में, वो दब जाती है और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये फिर उस स्टेज में पहुंचने के बाद क्या इलाज संभव है? देखिए, ये उस स्टेज में नहीं पहुंचे, उसके लिए हेपेटाइटिस बी और सी का समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है जी। समय रहते यदि अपन हेपेटाइटिस बी और सी को इरेडिकेट कर देंगे, हेपेटाइटिस सी का तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बी का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और यदि इनसे बचा जा सके और इनका सही समय पे इलाज करें तो ये क्रॉनिक स्थिति में नहीं होती है, सिरोसिस से बचा जा सकता है। लेकिन टीके होते हैं डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस बी के टीके होते हैं जी। जो लगाए जा सकते हैं। तो आजकल तो उसकी यूनिवर्सल पॉलिसी है, ऑल न्यू बॉर्न को लगाया जाता है। आजकल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 12 साल से कम बच्चे को सबको हेपेटाइटिस बी स्कूल एंट्री के पहले या 12 साल की कम उम्र में लगाना जरूरी है। और बड़ों को भी, जो 12 साल से बड़े हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट हैं, कोई क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं, उन सबको हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। डॉक्टर साहब, लीवर पर शराब का क्या असर आता है? बहुत लोग कहते हैं कि सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी सी कुछ भी नहीं था, पर शराब से हो गया। देखिए, शराब का क्या है कि लोग इस भ्रांति में पीते रहते हैं कि सारी दुनिया पीती है, किसी को तो कुछ नहीं होता, मेरे को क्यों होगा जी। ये एक ऐसी भ्रांति है जिसके चलते लोग शराब पीते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं,
कार्बन अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल है, वो जब मेटाबोलाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है जी, और एसिटाइलडिहाइड में बनता है। अल्कोहल एसिटाइलडिहाइड में बनता है और एसिटाइलडिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनता है। जो एंजाइम एसिटाइलडिहाइड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलते हैं, वो एंजाइम कई लोगों के जेनेटिकली कम होते हैं जी, और वो थोड़े समय के अंतराल के दौरान शराब पीते हैं और उनका लीवर खराब हो जाता है। और कई ठाकर साहब सालों शराब पी रहे हैं, उनके कुछ भी नहीं होता। जी, तो ये भ्रांति एक ऐसी है कि ये जेनेटिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पर जिन व्यक्तियों के लीवर के टेस्ट एबनॉर्मल हो जाएं शराब पीने वालों को, तो उनको तो ये पता चल ही जाता है कि भाई उनके लीवर एंजाइम्स नहीं है जो अल्कोहल को डाइजेस्ट कर शराब सकते तुरंत हैं। छोड़नी चाहिए। उनको तुरंत छोड़ देनी चाहिए जी। और वो पीते रहते हैं तो फिर उनके आगे लीवर बहुत ज़्यादा खराब होके अल्कोहलिक सिरोसिस में ऐसा भी एक वो कई शराब पीने वाले बताते हैं कि हमने तो काजू बादाम खा लिए, नहीं, पनीर डाइट खा लिया, तय जमा ली। नहीं, डाइट का कोई प्रिवेंटिव रोल नहीं है। कोई कहते हैं हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। शराब है, शराब है, उसको तो एब्जॉर्ब होना ही है, उसको लीवर में पहुंचना ही है, वहाँ उसको मेटाबोलाइज होना ही है और एसिटाइलडिहाइड में कन्वर्ट होना ही है और वो लीवर पे अपना इफेक्ट दिए बगैर नहीं जी जाती। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे आजकल बीपी और शुगर की बीमारियां बहुत होने लगी है, क्या इनसे भी लिवर प्रभावित होता है? नहीं, बीपी और शुगर की बीमारी से तो क्या होता है, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो एक लीवर में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, फैटी एसिड। हाँ, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं उसको, नैश कहते हैं। तो जितने भी व्यक्ति जो डायबिटिक हैं, उनके चूंकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होते हैं, तो उनके लीवर में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है। तो उसको होने से वो नैश बहुत समय तक, यदि 15-16 साल तक चलता रहे, तो उनमें से कई मरीज सिरोसिस में, नैश सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं और नैश सिरोसिस के मरीज करीब 8-9 साल के बाद जाके डिकम्पनसेट करके पेट में पानी और बेहोशी वगैरह सिरोसिस के एसाइटिस हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, पेट से पानी निकालना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो लिवर है हमारा, इसके लिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 1% लिवर भी सुरक्षित है तो वो रीजनरेट हो जाता है, वापस पूरा लिवर तैयार हो जाता है। जी हाँ, लिवर हाईली रीजनरेटिव ऑर्गन होता है। तो लिवर यदि, पहली बात तो खराब होता नहीं इतनी जल्दी, पर यदि खराब हो जाता है, आदमी अति कर ले, तो फिर उसमें बचा कुचा लिवर को रीजनरेट करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो लिवर इज हाईली रीजनरेटिव और ये कहना सही है कि लिवर वापस रीजनरेट हो जाता है, वापस अंदर के अंदर, क्योंकि अपन लिवर डोनेट करते हैं जब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तब भी उसका जो लिवर लेते हैं तो उसका लिवर रीजनरेट हो जाता है 3 महीने में। अच्छा जी। हाँ। जो लगाते हैं पूरा तो लिवर लगाते नहीं, शायद थोड़ा पीस लगाते हैं, 1/3 पार्ट लेते हैं। हाँ, जी हाँ। और जो पार्ट लेते हैं वो रीजनरेट हो जाता है जी, और पूरा लिवर बन जाता है, पूरे लिवर जैसा काम करता है 1/3 भी। जी डॉक्टर साहब, ये जो सिरोसिस हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि सिरोसिस होने वाले व्यक्ति, जो आगरे का पेठा होता है वो ज़्यादा खाएं, एक छेना मुर की मिठाई आती है, या छेना ज़्यादा खाएं, पनीर ज़्यादा खाएं, कच्चा पनीर, और तली हुई चीज़ें ना खाएं। खास तौर पे जो आलू के चिप्स आते हैं और इस तरह की तली हुई चीज़ें आती है, तेल घी का प्रयोग कम करें, ऐसी धारणा है, आपका क्या कहना है? नहीं, इन फूड से सिरोसिस नहीं होता। नहीं, होने के बाद इलाज हो जाता है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, इलाज नहीं होता। गन्ने का रस, गन्ने का रस नहीं, इनसे इलाज नहीं होता। इनसे आदमी के फूड टॉलरेंस एक्सेप्टेबल हो, जैसे गन्ने का रस पिया तो उसको हाई कैलोरी डाइट जैसे वो आराम से, उसको डाइजेशन के लिए लिवर एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो वो उसको अच्छी तरह से टॉलरेट कर लेता है। जी। तो उसका कोई प्रिवेंटिव या थेरेप्टिक रोल नहीं है कि लिवर सिरोसिस को ठीक कर देंगे, लेकिन वो लिवर को शायद मेहनत कम करनी पड़ती है, तो आदमी अच्छी तरह से टॉलरेट जी उसको चीजें कन्वर्ट हो जाती है जल्दी, बिना मेहनत, लिवर की ज्यादा मेहनत। तो वो लिवर का मरीज का, अगर लिवर उतनी सक्षमता से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। जी हाई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आया बात। कि क्योंकि मैं सुना है कि छेना मुर्गी, पनीर कच्चा, बिना तला हुआ, और चने भी मैंने सुने, वो हाई प्रोटीन होता है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि लिवर जब ब्लीड करता है, इसकी मतलब वेन्स ब्लीड करती है, पोर्टल वेन्स सिरोसिस में, तो कुछ छल्ले डालते हैं अंदर, छल्ले डाल के उनको बंद करते हैं, ये क्या होता है? देखिए, लीवर में जब सिरोसिस होता है तो नॉर्मल जो लीवर टिश्यू होता है, लिवर सेल बड़ा सॉफ्ट होता है जी। तो जब लिवर सेल सॉफ्ट होता है और उसकी जब लाइफ खत्म हो जाती है तो वो रिप्लेस वापस सॉफ्ट लिवर सेल से करता है जी। लिवर सेल इज रिप्लेस्ड बाय लिवर सेल। पर जब वो कैपेसिटी उसकी वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तब वो लिवर सेल फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होता है।
जी जी। तो फाइब्रस टिश्यू से बहुत ज़्यादा रिप्लेस होता है तो वो फाइब्रोटिक लीवर हो जाता है, सिरोटिक लीवर हो जाता है। तो वो लीवर की जो वेन्स होती हैं अंदर, पोर्टल वेन्स जो होती हैं, उनको दबाता है, वो ब्लीड करती तो है। प्रेशर करता है, तो पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, तो बैक प्रेशर आता है। तो बैक प्रेशर जहाँ जहाँ वो धमनियाँ जाती हैं, जैसे खाने की नलकी में जाती हैं, लेट्रिन के रास्ते में जाती हैं, तो वहाँ पे वो जाके फूल जाती हैं और प्रेशर एक क्रिटिकल प्रेशर लेवल से ज़्यादा होता है 12 मिलीमीटर मरकरी से, तो उसके फूटने की संभावना ज़्यादा होती है। जी। प्रेशर तो नापा नहीं जा सकता, साइज़ जरूर देखी जा सकती है। यदि अपन खाने की नलकी में दूरबीन डाल के जांच करें और यदि मोटी फूली हुई ज़्यादा बड़ी नसें हों तो उन पे कोई नीले नीले निशान हो तो वो ज़्यादा फूटने की संभावना रहती है और खून की उल्टी होने की संभावना रहती है। तो उस पर छल्ला डाल देते हैं फिर? हाँ, तो उस पर रिंग डाल देते हैं, रिंग डाल के उसको बैंड कर देते हैं, जिससे कि वो फाइब्रस होके वो जो धमनी शिरा है वो बंद हो जाती है। वो फिर ब्लीड नहीं करती? वो ब्लीड नहीं करती, दूसरी कर सकती है, वो वापस रिकर कर सकती है। यदि आपने अपने लीवर को नहीं टेक केयर किया, लीवर को नहीं संभाला, तो वो वापस एक टेम्पररी इंतजाम कर दिया आपने। अब आप उसको लीवर को टेक केयर करेंगे तो शायद वो वापस पंचर बनाते हैं, जैसे वापस नहीं जैसे हो, ट्यूब के पंचर बनाते हैं साइकिल वापस नहीं हो, जी जी, और वापस खून की ब्लीडिंग नहीं हो। डॉक्टर साहब एक बात और है, मैंने सुना है कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, हाँ, और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। हाँ। खराब बैक्टीरिया से बीमारी होती है, अच्छे बैक्टीरिया पेट के को चलाते हैं, शरीर को चलाते हैं। अब मैंने सुना है कि जो अपन ये दवा लेते हैं, खासतौर पे जो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो अच्छे लीवर भी मरते हैं, बुरे लीवर भी मरते हैं, दोनों एक साथ खत्म होते हैं। तो दवा को पता नहीं होता कि लीवर में वो जाके अंदर जाके कौन से बैक्टीरिया को मार रही है। तो वो ऐसा भी मैंने सुना है कि अगर आपने एंटीबायोटिक लिए तो उसके कोर्स के बाद में आपको कोई खास दवाई लेनी चाहिए जिससे आपके अच्छे बैक्टीरिया वापस जिंदा हो जाए, या दही छाछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए, ऐसा कुछ सुनते हैं? कहते हैं कि दही एंटीबायोटिक लेने से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल होते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया जब किल होते हैं तो कई तरह के सिम्टम्स पैदा होने की संभावना हो जाती है। डायरिया हो जाता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो जाता है, खाना और पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक नाम की दवाई आती है जो उन लोगों को दी जाती है, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। जी जी जी, और वो वापस से अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बातें बताई, कोई संदेश आप देना चाहेंगे दर्शकों को लीवर को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, लीवर अपने आदतों के कारण और अपने नेचर के कारण, खान पान के कारण यदि आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपका लीवर ख़राब होने की पूरी संभावना होती है। और यदि आप ऐसे वातावरण में जाएंगे जहाँ के लीवर के वायरसेस से आपको संक्रमण हो जाए तो उससे भी आपके लीवर में पीलिया हो सकता है। तो आप उससे बचें। इधर उधर आप स्वच्छ भोजन करें, साफ भोजन करें, और आप कोई भी ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आने से बचें, और पानी भी साफ पिएं। जी जी। तो फीको ओरल ट्रांसमिशन नहीं होगा वायरसेस का, और ब्लड के कांटेक्ट में आने से बचें, जिससे कि आपको ब्लड के द्वारा संक्रमित ब्लड के कारण इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये हमने बात की डॉक्टर सुभाष नेपालिया जी से, महात्मा गांधी अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर और SMS मेडिकल कॉलेज के 5 साल तक प्रिंसिपल भी रहे। काफ़ी जानकारियाँ इन्होंने दी, हालांकि ये तो अथाह सागर है, इसको समेटना संभव नहीं आधा घंटे के इस कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आम तौर पर जो बीमारियां फैल रही हैं उनके बारे में एक प्रकाश डाला जा सके, सावचेत किया जा सके, प्रिकॉशन बताए जा सकें, उनके सिम्टम्स बताए जा सकें और उनसे बचने के उपाय बताए जा सकें। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय और बात करेंगे एक अन्य बीमारी से, एक अन्य विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।